सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में स्वच्छंदतावादी छायावादी समीक्षा। ठीक है, स्वच्छंदतावादी को ही छायावादी समीक्षा कहते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावादी समीक्षा से आप क्या अभिप्राय है? स्वच्छंदतावादी और छायावादी दोनों एक ही होता है। द्विवेदी युग की जीवन दृष्टि मूलतः नैतिक एवं सुधारवादी थी। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में भी इस जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए इस युग के समीक्षक काव्य की उत्कृष्टता की परख नैतिकता के स्तर पर ही करते थे। आचार्य शुक्ल का रसवाद, जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे। उस समय हिंदी में जो अशुद्धियां थी व्याकरण के अनुसार, उसको शुद्धिकरण का प्रयास किया गया अपने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो वो भी किसी न किसी बोल सकते कि वो भी एक आलोचना ही था। तो उसका आलोचना का प्रारंभ द्विवेदी युग से ही माना जाता है। आचार्य शुक्ल का रसवाद आलम्बन में ऐसे धर्मों की प्रतिष्ठा पर बल देता था जो लोक के लिए आदर्श उपस्थित करते हुए उसका पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। आचार्य शुक्ल ने उनको महत्व दिया जो लोग मानव जीवन के लिए, उनके कल्याण के लिए रचनाएं लिखा है। इसलिए इन्होंने ऐसे काव्य को उत्कृष्ट माना जिसका नायक लोक मंगल की साधना में प्रवृत्त हो। मतलब जिसका नायक, जिसके बारे में लिखा जा रहा है रचना, वो लोक मंगल की साधना में प्रवृत्त हो, लोक मंगल के लिए काम कर रहा हो, अर्थात पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के दमन में तत्पर हो। जो लेखन जिसके लिए लिख रहा है लेखक, वो लोक मंगल की साधना में प्रवृत्त हो, पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के दमन में तत्पर हो। जिस काव्य का नायक सुख, सौंदर्य, माधुर्य एवं प्रेम क्रीड़ा में ही लीन रहता हो, उसकी महत्ता आचार्य शुक्ल को मानी नहीं थी। यहाँ साफ सुथरा कहना चाहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे आदि काल में जो नायक होते थे लेखक की, वो कहीं ना कहीं लोक मंगल में प्रवृत्त थे। और रीतिकाल के जो नायक होते थे वो प्रेम क्रीड़ा में कहीं ना कहीं लीन रहते थे, सौंदर्य, माधुरी। तो यहाँ रीतिकाल पर कटाक्ष करते हुए लिखा है आचार्य शुक्ल ने, क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगता। रीतिकाल के कवियों को वो उस पर कटाक्ष करते हुए लिखा है। ठीक है, क्रीड़ा में लीन रहता है, उसकी महत्ता आचार्य शुक्ल को मानी नहीं थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। तरुण कवियों प्रसाद पंत, निराला, महादेवी और राम कुमार वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ प्रमुख है। स्तंभ कवि प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। राम कुमार वर्मा आदि ने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को काव्य के लिए आवश्यक माना समझा। इन कवियों ने काव्य में नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। कवि पंत के शब्दों में नवीन युग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओं के अनुसार कवि की वीणा से नए गीत, नए छंद, नए राग, नई रागिनियां, नई कल्पनाएं फूट पड़ी। इस नवोन्मेष के परिणाम स्वरूप छायावादी काव्य में व्यक्ति चेतना को महत्व प्राप्त हुआ। उसका यही व्यक्ति भाव प्रसार में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुई। छायावादी कवियों ने व्यक्ति के भावानुभूति, कल्पना की अतिशयता, भाषा की कोमलता, अभिव्यक्ति में लांछनिकता एवं चित्र व्यंजनात्मक शैली के प्रयोग तथा सौंदर्य प्रियता पर अधिक बल दिया है। इन कवियों के मूल्यांकन के लिए जिस नवीन समीक्षा सिद्धांत की प्रतिष्ठा हुई उसे छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना कहते हैं। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना
स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रमुख स्तंभ नंद दुलारे वाजपेयी माने जा सकते हैं। वाजपेयी जी ने भारतीय रस सिद्धांत को पाश्चात्य सौष्ठववाद से जोड़कर इन शब्दों में अपने काव्य आदर्श की घोषणा की। काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। ठीक यही घोषणा अपनी काव्य प्रतिभा के उन्मेष काल में प्रसाद जी ने इंदु के माध्यम से की। इंदु पत्रिका का नाम है प्रसाद जी ने। साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके लिए कोई विधियां निबंधना नहीं है क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति सर्वोत्तगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। इससे प्रकट है कि द्विवेदी युग के भीतर से ही स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां स्फुटित होने लगी थी। साहित्य की स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति ही स्वच्छंदतावाद का केंद्रीय तत्व है। कल्पना चारुकता, आनंद प्रियता, भावात्मकता, मानवतावाद, राष्ट्रीयता, रहस्यात्मकता आदि विशेषताएं तो इसके अनुसार परिणाम के रूप में इसमें स्वतः आ जाती है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा को पाश्चात्य रोमांटिक समीक्षा का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है। आलोचकों ने पंत जी के पल्लव की तुलना वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के लिरिकल बेलेट्स से की है और इसे हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो बताया है। हिंदी के स्वच्छंदतावादी कवियों पर वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स आदि का प्रभाव भी स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हिंदी स्वच्छंदतावादी या छायावादी आलोचना को पाश्चात्य रोमांटिक साहित्य शास्त्र के समकक्ष सरलता से रखा जा सकता है। दोनों ही एक प्रकार की परिस्थितियों की उपज भले ही ना हो या दोनों में सभी बातों की समानता भी चाहे ना हो, किंतु काव्य की स्वतंत्र सत्ता, उसमें व्यक्ति चेतन का महत्व, कल्पना तत्व की प्रधानता, प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, विस्मय और प्रेम का भाव तथा आनंदवादी उद्देश्य दोनों में ही समान रूप से मान्य है। पंत जी की भांति अन्य छायावादी कवियों ने भी अपनी रचनाओं के साथ लंबी भूमिकाएं लिखकर छायावाद की विशेषताओं को स्पष्ट किया और प्रकारांतर से छायावादी समीक्षा दृष्टि को पुष्ट और समृद्ध किया। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचकों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र उल्लेखनीय है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, निराला और पंत की समीक्षा स्वच्छंदतावादी एवं सौंदर्य बोधक मूल्यों की दृष्टि से की और इन्हें छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। आचार्य शुक्ल की नैतिक एवं लोक मंगल केंद्रित आलोचना दृष्टि की प्रतिष्ठा की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह ऐतिहासिक महत्व का कार्य समझा जाएगा। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी एवं रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना। देखते देखते 1940 ईस्वी तक आते छायावाद का ह्रास हुआ और एक नए दौर का आरंभ हुआ। धन्यवाद।